अध्याय 163 आग काफी नहीं है। आपका मतलब क्या है? राघव की नज़र अजीब सी ब्लड स्कर्च फ्लोरा पर गई। उसने पहले कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रिया के याद दिलाने के बाद उसने देखा वह फूल सच में और ज्यादा लाल लग रहा था। यह आपकी कल्पना नहीं है। रिया ने अंदाजा लगा लिया था कि राघव क्या कहने वाला है। उसने अपना मोबाइल टर्मिनल उठाया, तुलना के लिए कुछ डेटा निकाला और उसे राघव को दे दिया। लाल चमक, पुनकेसर का खिलना, दोनों में काफी बदलाव आया है। स्क्रीन पर निगरानी की तुलना देखते हुए राघव ने माथे पर बल डाला। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये फूल खिल रहा है? रिया ने अपना चश्मा ठीक किया। भूमिगत शहर से प्रयोगशाला में लाए जाने और फिर बाहर निकाले जाने के बाद नंबर 1 ब्लड स्कर्च फ्लोरा 21 दिनों तक अपरिवर्तित रहा। पहला बदलाव उस रात हुआ जब हमने भूमिगत शहर नंबर 9 छोड़ा था। पहले मुझे लगा था कि यह विकास के चरण में प्रवेश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर पिछली रात हमारे सिंगूर सिटी स्पेसपोर्ट से निकलने के बाद इसके पुनकेसर नाटकीय रूप से बढ़ गए और लाल चमक कम से कम 50% तक तेज हो गई। राघव उलझन में था। और फिर बस यही है। रिया ने लापरवाह ढंग से अपने हाथ जेबों में डाल लिए। नंबर 1 ब्लड स्कर्च फ्लोरा ट्रेन में एक कीमती संपत्ति है, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा। यदि आप मुझसे विश्लेषण पूछ रहे हैं तो मैं बस यही कह सकती हूं कि इसके कई संभावित स्पष्टीकरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि आपने सुझाव दिया, ये पौधे के परिपक्व होने का संकेत हो सकता है, जिस पर मैं विश्वास करना चाहूंगी। हालांकि दोनों बदलाव हमारे द्वारा अनुभव की गई प्रमुख घटनाओं के साथ मेल खाते हैं। लाल चमक में उतार चढ़ाव न तो निरंतर हैं और न ही भविष्यवाणी के योग्य, इसलिए अन्य संभावनाएं भी हैं। ये पर्यावरण में बदलाव से संबंधित हो सकता है या यहाँ तक कि भयावह संस्थाओं और अंधकार ऊर्जा से भी जुड़ा हो सकता है। ये सुनकर राघव ने सिर हिलाया और हेल स ब्लैक क्राइसेंथेमम की ओर देखा। जब तक ये ट्रेन में आकर कोई दानव न बन जाए, मुझे लगता है मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। बोलने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और वह तुरंत डिब्बा नंबर 1 की ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने एक भंडारण कैबिनेट से प्लास्टिक की पानी की बोतल निकाली। सिंगूर शहर में प्रवेश करने से पहले उसने पूनम से जल शोधक का उपयोग करके इस बोतल को भरने के लिए कहा था। उसका इरादा ये जांचने का था कि क्या भयावह क्यूब अंधकार आक्रमण से होने वाले प्रदूषण को रोक सकता है। लेकिन सिंगूर शहर में प्रवेश करने के बाद एक समस्याएं आती गईं और वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। अब उसने बोतल खोली और जांचने के लिए एक पानी की गुणवत्ता डिटेक्टर निकाला। बीप! डिटेक्टर पर एक हरी बत्ती चमकी। राघव की भौहें ऊपर उठ गईं। जैसा कि मैंने सोचा था। उसकी नज़र दीवार पर लगे भयावह क्यूब पर टिकी, उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। ये सच में अंधकार आक्रमण के प्रदूषण को रोक सकता है। ये चीज़ एक खजाना है। अगर ऐसा है तो ट्रेन में कितने भी लोग क्यों न हों, हमें किसी के दूषित होने और भ्रष्टाचार से उग्र होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। राहत की सांस लेते हुए राघव ने समय देखा और प्रस्थान की तैयारी के लिए ड्राइवर के केबिन में लौट आया। सब लोग ध्यान से सुने। ये कौवे आग से डरते हैं। अपनी बंदूकें न चलाएं, वरना आप और ज्यादा कौवों को आकर्षित करेंगे। सभी खिड़कियां बंद रखें और बस अनंत ट्रेन का करीबी से पीछा करें। उसकी आवाज काफिले के वॉकी टॉकी चैनल पर गूंजी। समझ गए, सबने एक साथ जवाब दिया। प्रोजेश, ये तुम्हारा चमकने का समय है। जैसे ही राघव ने सुना कि कौवे आग से डरते हैं, जिस पहले व्यक्ति का ख्याल उसके मन में आया वह प्रोजेश था। सुमी के काफिले में कोई फ्लेम थ्रोअर नहीं था और इन राक्षसों पर गोलियों का इस्तेमाल पूरी तरह से बर्बादी था, और तो और गोलीबारी एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकती थी। आग से डरते हैं, कह कह कह। आग सभी राक्षसों और बुराई की परम शत्रु है। इन दुष्ट प्राणियों को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है। डरो मत, मैं कार्रवाई करूंगा। वॉकी टॉकी पर उसकी घमंडी आवाज सुनकर कीकी और अन्य लोग माथे पर बल डालने से खुद को रोक नहीं पाए। यह आदमी खुद को बहुत ज्यादा समझता है। डिब्बा नंबर 5 में रेडियो पर उसकी बात सुनकर राज ने हताश अभिव्यक्ति के साथ प्रोजेश की ओर मुड़कर देखा। उस पल प्रोजेश एक बड़े दर्पण के सामने खड़ा था, लगातार अलग अलग नाटकीय पोज बना रहा था। दिव्य क्रॉसफायर, डिवाइन क्रॉसफायर। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और एक क्रॉस की आकृति बनाई, लेकिन फिर सिर हिलाया। नहीं नहीं, काफी अच्छा नहीं है। फिर उसने क्रॉस को अपनी बाईं आंख पर ले गया। थोड़ा भयानक लग रहा है। इसके बाद उसने इसे अपनी छाती पर रखा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। बहुत अशुभ, मेरी शैली के लिए उपयुक्त नहीं। आखिरकार उसने अपने हाथों को सपाट किया और क्रॉस जैसी मुद्रा में आगे की ओर इशारा किया, सिर्फ अपनी परछाई पर हंसने के लिए। यह उत्तरोत्तर भड़कीला क्यों होता जा रहा है? अगला अगला। राज, खड़खड़।
रखरखाव कार्यशाला का लोहे का गेट धीरे धीरे खुला। अनंत ट्रेन ने 2 अन्य ट्रेन कारों को पीछे खींचते हुए धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया। जंग लगे ट्रैक से एक दर्दनाक चीख निकली। सुमी के साथ वाहनों ने भी अपने इंजन शुरू किए। उनके यात्री आशंका से तनावग्रस्त थे क्योंकि वे सड़क पर उतर रहे थे। जंक्शन पर वे ट्रैक पर मुड़ गए। RG-7F मुख्य रेल को एक चौड़ी, सख्त धातु की ट्रैक सतह के साथ बनाया गया था। कुछ हिस्सों में सीधा विद्युत चुंबकीय त्वरण और मैग्लेव यात्रा की अनुमति थी, जिससे ड्राइव चिकनी और सहज हो गई। कांव कांव कांपते हुए ट्रैक ने पहाड़ी के नीचे काले शव कौवों के एक विशाल झुंड को तुरंत चौंका दिया। वे अंधेरी धूल की तरह आसमान में फूट पड़े, एक जबरदस्त काली लहर के रूप में ट्रेन की ओर बढ़े। सब लोग रफ्तार बढ़ाओ, फॉर्मेशन में रहो और पीछे मत गिरना, हम कौवों को संभाल लेंगे। गर्र जेमिनी 11R परमाणु इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इंजन दहाड़ उठा और वेल गैस टरबाइन इंजन ने अपना पागल त्वरण शुरू कर दिया। इस बीच राघव ने काफिले को कवर करने के लिए पहले ही प्रोजेश को पीछे तैनात कर दिया था। धड़ 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 शव कौवे अनंत ट्रेन के सामने की ओर लपके, उनके काले पंख और टूटे हुए शरीर हर दिशा में बिखर रहे थे। उनकी कान फाड़ने वाली चीखों से हवा भर गई क्योंकि वे आत्मघाती हमला करते हुए ट्रेन से टकराए। छितराए हुए अवशेषों के भीतर से अनगिनत काले कीड़े बाहर निकले, ट्रेन के बाहरी हिस्से और खिड़कियों से चिपक गए, जिससे हर किसी की त्वचा रेंगने लगी। कीकी, राघव ने विशेष रूप से उसे इसके लिए आगे बुलाया था। उफ, कीकी घिनौने रेंगते कीड़ों के झुंड को देखकर मुंह बिगाड़ती है। अपने हाथ के एक धक्के से एक अदृश्य टेलीकाइनेटिक ढाल ने उन्हें दूर भगा दिया। कौवों की अगली लहर बल क्षेत्र से टकरा गई, ट्रेन के और करीब आने में असमर्थ रही। शाबाश, इसे जारी रखो, राघव ने आदेश दिया। पूनम और कीकी के आगे का काम संभालने के साथ राघव पीछे की ओर भागा। शव कौवों से आसमान भर गया था जैसे कोई हिमस्खलन हो। उनके शरीर ट्रेन के किनारों और छत से टकरा रहे थे। ऊपर सुमी का काफिला पंखों के तूफान में पूरी तरह से घिरा हुआ था। फायर फिस्ट, फायर फिस्ट, धूम। ट्रेन की छत से आग का एक विशाल खंभा फूटा, जिसमें से झुलसा देने वाली लपटें निकलीं। उसमें फंसे कौवे बारूद की तरह जल गए, तेज चटकने वाली आवाज़ों के साथ सफ़ेद गर्म लपटों में जल उठे। धूम धूम धूम, आसमान में विस्फोटों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया फैली, कौवों को आग के समुद्र में घेर लिया। सुमी के काफिले के सदस्य चीखे क्योंकि तीव्र गर्मी उन पर दबाव डाल रही थी। क्लांग क्लांग क्लांग, ट्रेन से कई पकड़ने वाले हुक बाहर निकले, जो ठीक से वाहनों के टो बार खींचने वाले डंडे से चिपक गए। राघव ने पीछे के खाली डिब्बे के दरवाजे खोले और हर वाहन को ट्रेन के टो हुक से बांध दिया। आग काफी नहीं है, राघव ने प्रोजेश पर चिल्लाया। तो फिर चलो पूरे शहर को जला डालते हैं। एक जंगली मुस्कान के साथ प्रोजेश ट्रेन से बाहर कूद गया। राघव द्वारा सुरक्षित की गई टो चेस पर कदम रखा। उसने अपने हाथों को नीचे की ओर धकेला, खुद को आसमान में धकेलने के लिए आग उगलते हुए। ऊपर निलंबित उसने कौवों की अंतहीन काली लहर को नीचे देखा। उसकी आंखें तेज थीं, होंठ मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर क्रॉस कीं। दिव्य, भस्मकारी आकाश, डिवाइन, इंसिनरेटिंग हेवेंस। धूम, एक उग्र विस्फोट हर दिशा में बाहर की ओर फूटा, लपटों की लहरों को आकाश में तेजी से भेज दिया। राघव ने इस तमाशे पर माथे पर बल डाला, बुदबुदाते हुए कहा, यह आदमी भविष्य में कपड़े पहनना छोड़ ही दे तो बेहतर है। अध्याय 164, जियाजू से पलायन। शव कौवों से भरा आकाश जो सब कुछ लील रहा था, जो अन्य काफिलों के लिए एक भयानक आपदा हो सकती थी, वह प्रोजेश के लिए आग का मैदान मात्र था, जिसकी अग्नि आधारित क्षमता ने इसे उसके लिए एक उत्तम क्षेत्र बना दिया था। ऊपर शव कौवों का काला बादल लपटों में फूट पड़ा, हर एक कौवा राख में बदल गया और ग्रे बर्फ की तरह बरसने लगा। फिर भी इसके बावजूद कौवों की लहरें सड़क के किनारे से उड़ान भरना जारी रखीं, सुमी की जीपों और सैन्य वाहनों से टकराती रहीं, जिससे खून और मांस हर जगह बिखर गया। क्लांग क्लांग क्लांग, ये देखकर राघव के दिल में बेचैनी की आग जल उठी। उसने तुरंत धातु की प्लेटों की परतें बनाईं, जिससे वाहनों को हमले से बचाया जा सके, लेकिन कुछ फिर भी घुसने में कामयाब हो गए। धूम धूम, ट्रेन के ऊपर शर्टलेस खड़े प्रोजेश ने लगातार आग बरसाई, सुमी के काफिले को बचाने के लिए झुंड वाले कौवों को जलाकर खत्म कर दिया। दिव्य, फायरवॉल, डिवाइन, फायरवॉल। रेलवे के दोनों ओर की बाधा दीवारों को देखते हुए प्रोजेश ने लपटों की एक धार छोड़ी, दोनों तरफ आग लगा दी और एक दहकती हुई अग्नि दीवार बनाई जिसने काफिले को ढाल दिया। आखिरकार जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, शव कौवे पीछे छूटने लगे, उनका अथक प्रभाव तेजी से कम हो गया। जब अनंत ट्रेन अंततः जियाजू शहर के बाहरी इलाके को छोड़ गई, तो पक्षियों की कान फाड़ देने वाली चीखें धीरे धीरे शांति में विलीन हो गईं।
इस बिंदु पर सुमी के काफिले को टोचेस का उपयोग करके राघव द्वारा जबरदस्ती लपटों और झुंड से बाहर खींच लिया गया था, लेकिन वे पूरी तरह से अव्यवस्थित थे। उनके वाहनों के बाहरी कवच और खिड़कियां खून और काले पंखों की मोटी परतों से ढके हुए थे, जिनमें टमाटर के पेस्ट की तरह विभिन्न पक्षी अवशेष जमा हो गए थे। खून की जबरदस्त बदबू से यात्रियों की आंखें जल रही थीं, जिससे उन्हें खोलना असंभव हो गया था। यदि वे ट्रेन से बंधे न होते तो पूरा काफिला शायद पहले ही पलटकर नष्ट हो चुका होता। राघव ने वाहनों का सर्वेक्षण किया और देखा कि पेंट और कोटिंग के बड़े हिस्से पूरी तरह से छीन लिए गए थे, जिससे नीचे की नंगी चांदी की धातु दिखाई दे रही थी। इस दृश्य से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये परजीवी, भयानक, अंधेरे में भी ऐसे प्राणी मौजूद हैं। शुक्र है काले कीड़े जलकर खत्म हो गए थे। आग के बिना अगर वे शव कौवों से बच भी जाते तो उन्हें अपने वाहनों को छोड़कर पैदल भागने के लिए मजबूर होना पड़ता। सुमी, क्या हाल है? राघव ने अपना वॉकी टॉकी उठाया। हम अभी ठीक हैं, सुमी ने जवाब दिया। पहिए पर उसकी पकड़ तनावपूर्ण थी। पीछे देखने वाले शीशे में जांच करते हुए उसने पुष्टि की कि कोई भी वाहन खोया नहीं था और आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि राघव ने आंखें सिकोड़ लीं, महसूस किया कि कुछ अजीब है। उसने तुरंत काफिले को जोड़ने वाली सभी टोचेस को जारी कर दिया। गर्रर्र गर्रर्र। ठीक तभी आखिरी ऑफ रोड वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठा, सीधे रेलवे की धातु की दीवार से टकरा गया। कुछ भयंकर गलत हो गया था। राघव का चेहरा गहरा हो गया और उसने तुरंत ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी। साथ ही सुमी के काफिले ने भी इस विसंगति पर ध्यान दिया और तुरंत ब्रेक लगाया। सभी मलबे वाले वाहन की ओर भागे। सुमी ने दरवाज़ा फेंककर खोला, केवल शुद्ध नरसंहार के दृश्य से मिलने के लिए। पूरा अंदरूनी हिस्सा खून से सना हुआ था। अंदर होने वाले 3 यात्री गायब थे। किसी ने डर से अपना मुंह ढांकते हुए हाँफा। उन्हें कौवों ने खा लिया। हे भगवान! राघव आगे बढ़ा। सुमी की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह उसकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ सदमे से भरी हुई थी। ये नोएल का परिवार है। कार को चबा लिया गया है। राघव ने गंभीर रूप से निरीक्षण किया, एक कदम पीछे हटते हुए। अंदर अभी भी काले कीड़े हो सकते हैं। उसने प्रोजेश की ओर मुड़कर देखा। इसे जलाओ। प्रोजेश ने एक गहरी सांस ली, अपना हाथ उठाया और एक दहकती हुई आग बरसाई। धूम! पल भर में वाहन लपटों में घिर गया। बाकी सब चुपचाप देखते रहे। उनकी अभिव्यक्ति दुख और सुन्नता का मिश्रण थी। राघव की नज़र काफिले पर घूम गई। कई लोगों के चेहरे भावहीन थे, जैसे वे पहले ही मौत के आदी हो चुके हों। अस्तित्व के लिए हर लड़ाई में जान की हानि होती थी। उनके काफिले को इतना नुकसान और दर्द झेलना पड़ा था कि अब लोगों को इससे सदमा भी नहीं लगता था। सुमी की आंखों में उदासी की झलक थी, लेकिन उसने तुरंत मुंह फेर लिया, खुद को केंद्रित रहने के लिए मजबूर किया। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हो सकता है कि हमने उन शव कौवों को पूरी तरह से झटका न दिया हो। राघव ने उस पर एक नज़र डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने ट्रेन को पुनः आरंभ किया और छत पर चढ़ गया। प्रोजेश की ओर इशारा करते हुए उसने एक और आदेश दिया। अग्निदेव, ट्रेन को संक्रमित मुक्त करो। बचे हुए कीड़ों को जला डालो, लेकिन आग लगाने से सावधान रहना। ये तथाकथित संक्रमण मुक्ति एक आवश्यक सफाई थी, ये सुनिश्चित करना कि अनंत ट्रेन पर कोई काला कीड़ा न बचे, भविष्य के खतरों को रोका जा सके। मुझ पर छोड़ दो। प्रोजेश ने सिर हिलाया। इस बीच राघव ड्राइवर के केबिन में वापस भागा, जहां पूनम मार्ग की निगरानी कर रही थी। राघव, लगभग 100 किलोमीटर आगे पुकोह नामक एक छोटा स्टेशन है। यह एक स्तर 3 स्टेशन है, इसलिए मुख्य लाइन की ट्रेनें आमतौर पर वहां नहीं रुकती हैं। क्या हमें रुककर वाहनों की जांच करनी चाहिए? वह स्पष्ट रूप से काले कीड़ों के बारे में चिंतित थी और महसूस किया कि एक गहरी स्कैन आवश्यक है। ठीक है, राघव सहमत हुआ। अगर हमने कौवों को झटका दे दिया है तो हम दिन के उजाले का उपयोग करके पूरी तरह से रखरखाव की जांच करेंगे। सुमी के समूह को सुरक्षा के लिए ट्रेन के अंदर रहना चाहिए। मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हुए राघव ने एक पानी की बोतल पकड़ी और उसे पी गया, एक लंबी सांस छोड़ी। टीम का अभी अभी विस्तार हुआ था और उन्होंने पहले ही लोगों को खो दिया था। यह उसे अच्छा नहीं लगा। राघव, पूनम ने उसे देखा। आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आपने वह सब किया जो आप कर सकते थे। मैं जानती हूं कि अगर आपके पास और समय होता तो आप इस ट्रेन को और सुरक्षित बनाते और लोगों की रक्षा करते। वे अभी अभी हमसे जुड़े थे। हम उनके वाहनों को ट्रेन में फिट नहीं कर सकते थे। जियाजो शहर को देखो, वहां एक भी जीवित आत्मा नहीं बची है। तथ्य यह है कि हम उन शव कौवों से बच निकले, ये पहले से ही एक चमत्कार है। राघव ने सिर हिलाया, फिर खड़ा हो गया। सड़क पर नजर रखो, मैं चीजों की जांच करने जा रहा हूं। डिब्बा नंबर 1 के अंदर राघव ने R&D सेंटर खोला।
रजनीता के वीओजी ग्रेनेड लॉन्चर को अपग्रेड सिस्टम में रखा। एक अपग्रेड मार्ग चुनें। अग्निशक्ति 13 घंटे, गतिशीलता 12 घंटे। अग्निशक्ति या गतिशीलता? राघव ने विचार किया। उसने आखिरकार अग्निशक्ति को चुना। अपग्रेड प्रगति पर। वीओजी ग्रेनेड लॉन्चर ब्लूप्रिंट 12 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड शेष। एक शक्तिशाली हथियार अपग्रेड के लिए 1 दिन का इंतजार, एक ठोस सौदा। उसने PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट ब्लूप्रिंट, G3 भूमि आधारित रेलगन ब्लूप्रिंट और रणबी से एक यांत्रिक हाथ भी हासिल कर लिया था, लेकिन क्योंकि उसका यांत्रिक विनिर्माण कौशल पर्याप्त नहीं था, उन अपग्रेड को इंतजार करना होगा। अभी प्राथमिकता तत्काल अस्तित्व के लिए अपनी टीम को सशस्त्र करना थी। कीकी जिज्ञासा से तैरती हुई आई। राघव, क्या तुमने स्पेसपोर्ट पर रेलगन को स्कैन नहीं किया था? ट्रेन पर एक क्यों नहीं लगाते? मैं लगाऊंगा, राघव ने जवाब दिया। बस अभी नहीं, कीकी शरारत से मुस्कराए। तुम्हें एक रोबोट बनाना चाहिए। मैं इसे हमारे लिए ट्रेन का रखरखाव करने के लिए प्रोग्राम कर दूंगी, फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं योजना बनाता हूँ, राघव ने सिर हिलाया। लेकिन ये जटिल है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं एक बनाऊंगा। कीकी ने मुंह फुलाया। तो जल्दी करो, राघव ने उसके माथे पर चुटकी ली। मूर्ख, क्या तुम नहीं देख सकती कि हम अभी भी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं? पहले हम ट्रेन के कवच को मजबूत करते हैं, फिर हम शानदार तकनीक बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने नंबर 2 डिब्बे का भी नवीनीकरण चाहती हूँ। कीकी ने हट करते हुए राघव के बगल में तैरते हुए हंसा। राघव ने एक भौं उठाई। तुम इसे कैसे संशोधित करना चाहती हो? बिस्तर, एक बाथरूम और उस परमाणु संचालित लोकोमोटिव का केंद्रीय नियंत्रण सवर। हमें इसे स्थानांतरित करके ठीक से सेटअप करने की आवश्यकता है। पूरे लेआउट को फिर से करना होगा। राघव ने उसके शब्दों पर विचार किया, फिर सिर हिलाया। निष्पक्ष, अगर हमारे पास पर्याप्त समय हुआ तो मैं ट्रेन के अंदरूनी हिस्से को भी पुनर्निर्मित करने की योजना बना रहा हूँ। कीकी का चेहरा उत्साह से भर गया। ही, तुम सबसे अच्छे हो। ठीक तभी प्रोजेश तेजी से आया। अभी भी शर्टलेस था। उसका नंगा ऊपरी शरीर उसके द्वारा पहले छोड़ी गई सभी लपटों की कालिक और राख से ढका हुआ था। भाई राघव, मेरे डिब्बा नंबर 5 के लिए मुझे 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक ड्रेसिंग रूम, एक चाय बनाने का स्टेशन और कुछ अच्छी तरह से फिट किए गए परिधान। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे छोटे अनुरोधों को समायोजित कर सकते हैं?